बच्चों कैसे हैं? CSET के बच्चों कैसे हो आप सब? आपके लिए अपडेट्स आई हैं कुछ, और मेरे हिसाब से ये अपडेट्स जरूरी हैं। 29 अगस्त को जो परीक्षा हो रही है उसके लिए भी। तो सारी अपडेट्स के बारे में आपके साथ डिस्कशन करूंगा, हर एक चीज एकदम डिटेल में बता दूंगा। लीगल एप्टीट्यूड में थोड़ी सी अपडेट्स हैं, देन बिजनेस एनवायरनमेंट में थोड़ी सी अपडेट्स हैं। ये दो सब्जेक्ट के बारे में आपको बता दूंगा। करंट अफेयर्स के बारे में सोपान सर आपके लिए वीडियो लेके आएंगे आज या कल में, इनफैक्ट आज ही लेके आएंगे जहां तक। चलिए बच्चों, तो मैं आपके साथ जो है ये सारी अपडेट्स का डिस्कशन कर सकता हूँ, करना शुरू करता हूँ। और एक पेन और पेपर लेकर आ जाइए, क्योंकि यहाँ की लैंग्वेज मुझे लगता है थोड़ी सी डिफिकल्ट है। तो एक पेपर और पेन लेके आ जाइए दोस्तों, लिखेंगे जोरदार, क्योंकि जो चीज हम लिखते हैं वो दिमाग में तुरंत बैठ जाती है दोस्तों। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सब पेन लेकर आ जाओ, बहुत मजा आने वाला है। ये जो छोटे छोटे झुंड है लेक्चर्स की, ये आपको बड़ा ही इंटरेस्ट देंगे। नन्हे शावक जो है वो खेल रहे हैं जंगल में। एनीवे, मजाक कर रहा हूं। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। हमारी महान आईसीएसआई का विजन हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स को डेवलप करना, जिससे देश में कॉर्पोरेट गवर्नेंस में वृद्धि हो। बहुत अच्छी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और ये तो खत्म हो गया, आज मुझे शुरू से लाना पड़ेगा। चलिए ठीक है। CSET बुलेटिन, चलिए देखते हैं। मैसेज फ्रॉम हमारे माननीय प्रेसिडेंट, जी हाँ, इनको देख लीजिए। आशीष गर्ग जी हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं। CSET कोर्स जो बेहतरीन कोर्स है, लोगों की एंट्री इतनी आसान कर दी है इन्होंने इस कोर्स में। इसके लिए युगों युगों तक या बहुत आने वाले वर्षों तक हम इनको याद रखेंगे। और इतने अग्रेसिव हैं ये कि इन्होंने बिल्कुल दिखा दिया कि भाई 29 अगस्त को हम जो है एग्जाम डायरेक्टली लेंगे। ऑनलाइन मोड का काम लेके आए, ये ऑनलाइन मोड की सुविधा लेके आए। तो इनको हम बिल्कुल धन्यवाद देना चाहेंगे बच्चों। और प्लीज आप में से कई लोग हैं जो कमेंट करेंगे कि दुष्यंत सर आप बटरिंग कर रहे हो, आप मस्का लगा रहे हो इनको। बच्चों, सबसे बड़ी बात, ये तो मुझे जानते भी नहीं होंगे कि मैं कौन हूँ। तो मस्का लगाने का कोई सवाल नहीं है। आप सबको पता है, जहां पे अच्छी चीजें होती है मैं तारीफ करने में पीछे नहीं हटता, जहां पे चीजें खराब होती है मैं क्रिटिसाइज करने में पीछे नहीं हटता। तो बुरी चीजों में जब मैं क्रिटिसाइज करता हूं तो मेरा ये भी दायित्व है कि अच्छी चीजों में मैं, जहां पे अपनी आईसीएसआई हो, उनके माननीय पदाधिकारीगण हो, चाहे वो देवेंद्र देशपांडे सर हो, पवन चांडक सर हो, मैं इन सब की तहे दिल से तारीफ करता हूं, क्योंकि बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स देख रहे हैं। और हमारे बच्चों को जागरूक बनाने के लिए हमारी इंस्टीट्यूट किस कदर मेहनत कर रही है, ये चीज हमको समझ में आ रही है बच्चों। जैसे कि अपडेट्स देखिए बच्चों की, जो भी नया होता है, कोरोना का इम्पैक्ट क्या है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, ये सारी चीजें बच्चों को पता नहीं होती थी। अभी कोर्स का स्ट्रक्चर इतना अच्छा हो गया कि बच्चों को सारी जानकारियां पता चल रही है। तो मुझे लगता है कि हमारी जो इंस्टीट्यूट है वो सच में बेहतरीन काम कर रही है। और इस चीज के लिए हमें सहृदय, अपने हृदय के अंतिम छोर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सारे पदाधिकारीगण जो आईसीएसआई के। चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्लीज कमेंट मत कीजिएगा कि दुष्यंत सर आप मस्का लगा रहे हो, आप बटरिंग कर रहे हो। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, और अगर आपको लगता है ऐसा कर रहा हूं तो मैं आपसे माफी भी चाहूंगा। एनीवे, आगे बढ़ जाएंगे। तो भाई ये हमारे सर का मैसेज है, आप देख सकते हैं। इसमें एक बहुत अच्छी चीज बताई गई है, परसिवरेंस। बच्चों, परसिवरेंस का मतलब होता है हार ना मानना। अगर हार गए हैं तो फिर से खड़े होना, लड़ते रहना, लड़ते रहना, लड़ते रहना। परसिवरेंस के बेनिफिट क्या है? लोग आपके ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं। अगर आप हार ना माने परिस्थितियों से, तो लोगों का ट्रस्ट आपके प्रति बढ़ जाता है। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। आपका मोटिवेशन बड़ा बना रहता है। बट मोटिवेट करने के लिए मैं हूं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और फिर कंक्लूजन किया है कि भाई आपको अगर जिंदगी में सफल होना है तो परसिवरेंस की जैसी क्वालिटी आपकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। चलिए, अब ये बेसिकली लीगल एप्टीट्यूड के जो अपडेट्स है मैं इस पे काम करूंगा। ओ भाई, पेन और कॉपी लेकर आ जाओ ना, प्लीज प्लीज लेके आ जाओ। नहीं लाओगे तो मैं बुरा मान जाऊंगा। ओ प्लीज प्लीज प्लीज, पेन और कॉपी लेके आओ। आओ, पेन और कॉपी लेके आओ। चलो स्टार्ट करेंगे। नाउ विल स्टार्ट राइटिंग। मैं बहुत टाइम पास कर रहा हूँ। आप में से कई लोग बोलेंगे कि सर को क्या हो गया। बच्चों, आप लोग का एग्जाम है 2 दिन के बाद, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा एंटरटेन करूं। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। चलिए, सो आई सेट बिकॉज आई हैव टू राइट। विल स्टार्ट। तो सबसे पहला देखिए क्या है, क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट एंड क्वेश्चंस ऑफ लॉ। चलिए स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा लिखना है बच्चों इसके ऊपर अपने को। So we'll start with questions of fact and questions of law. चलिए बच्चों, हेडिंग डाल देते हैं CSET अपडेट्स।
तो इसमें लीगल एप्टीट्यूड की जो अपडेट है, उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। उड़ी बाबा, मैं तो एकदम नीचे चला गया हूं। चलिए बच्चों, हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ। इसके अंदर अपन सबसे पहले पढ़ेंगे क्वेश्चंस ऑफ लॉ। तो बच्चों, ये क्वेश्चंस ऑफ लॉ और क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट क्या होते हैं? ठीक है। बच्चों, जब कोई केस चल रहा होता है किसी जज के सामने, ठीक है, तो जब कोई केस जज के सामने चलता है तो जज के सामने बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। जैसे अभी हमारे देश में सुशांत सिंह राजपूत, हालांकि इसका भी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, या जब भी होगा तब की बात है, बट अगर मैं मान लूं कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है, अगर वो जज के सामने जाता है, ठीक है, तो उसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स क्या निकल के आते हैं और क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या निकल के आते हैं। क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब ये है ऐसे केसेस जहां पे लॉ से रिलेटेड डाउट है, ऐसे केसेस जहां पे लॉ के इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड डाउट है, ऐसी सिचुएशन जिसमें इस चीज का डाउट है कि भाई ये पर्टिकुलर लॉ एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अच्छा, फैक्ट मतलब परिस्थितियां, परिस्थितियों से रिलेटेड डाउट। क्या सुशांत सिंह राजपूत को जहर दिया गया था? ठीक है, तो ये पार्टी इसको प्रूव करना पड़ेगा। ये फैक्ट परिस्थितियों से रिलेटेड है। क्या जहर दिया गया था? क्या ऐसी परिस्थिति थी? क्या उसका मर्डर हुआ था? क्या रिया उसको ड्रग्स दे रही थी? क्या रिया चक्रवर्ती जी जो है, क्या उसको धीमा धीमा जहर दे रही थी उसके खाने में मिला के, किसी और तरीके से? ठीक है। क्या सिद्धार्थ पिठानी सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत सिंह को मारा है या मारने की वजह बने हैं? क्या संदीप सिंह का भी इसमें हाथ है? क्या महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े रसूख वाले नेता का बेटा भी इसमें शामिल है? क्या दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत, बच्चों में थोड़ा सा नॉर्थ का हूं इसलिए मेरा सा और शाह में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट मैंने उसको ठीक किया है। बट कभी कभी सच्चाई बाहर आ जाती है, इसके लिए माफी चाहता हूं। तो क्या बेसिकली मैं क्या बोल रहा था, क्या महाराष्ट्र के कोई रसूखदार नेता हैं, उनका भी हाथ है? क्या दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के दोनों मतलब के डेथ में कोई कनेक्शन है? क्या सुशांत सिंह राजपूत को गलत दवाइयां दी जा रही थी? ये सब क्या है? इसमें मैंने कहीं पे लॉ नहीं जोड़ा ना। ये सारी चीजें जो है ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स हैं। ठीक है, ये क्या है? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स है, मतलब इनको अभी रिजॉल्व करना है। अब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जब कोर्ट ने सुन लिए, उसके बाद क्या रिया को पनिशमेंट मिलनी चाहिए फॉर मर्डर? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट सुनने के बाद, इज रिया गिल्टी ऑफ मर्डर? क्या रिया को मर्डर की सजा मिलनी चाहिए या फिर रिया को सजा मिलनी चाहिए अबेटमेंट, मतलब उकसाने की, सुशांत को सोसाइटी उकसाने की सजा मिलनी चाहिए? ठीक है। अगर इनका ड्रग्स का कनेक्शन है तो ड्रग्स के कनेक्शन में इनको कितने साल की सजा होनी चाहिए? ठीक है। सुशांत को अगर मान लीजिए, हाँ, फिर और क्या हो सकते हैं क्वेश्चंस ऑफ लॉ? क्या सुशांत को 3-4 लोगों ने, क्या सुशांत को मारने के लिए षड्यंत्र बनाया गया था, कॉन्स्पिरेसी बनाई गई थी, कॉन्स्पिरेसी के तहत उसका मर्डर हुआ है, तो कितनी सजा मिलनी चाहिए गुनहगारों को? ये सारी चीजें क्या है? क्वेश्चंस ऑफ लॉ है। इज दैट क्लियर? तो ये तो मैंने आपको बेसिक सा आइडिया दिया है। चलिए अब मैं ओवरऑल डिस्कशन करता हूं आपके साथ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ के बारे में। चलिए, सुशांत सिंह राजपूत में इसलिए एग्जाम्पल कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि हमारा पूरा देश इस मामले में सच्चाई जानना चाहता है। चलिए, नाउ इन एनी केस, एक काम कीजिए बेटा, ये ऊपर का हटा दीजिए। अभी अपन थोड़ा सा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं। इन एनी केस, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द कोर्ट to differentiate between
क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट एंड क्वेश्चंस ऑफ लॉ। ठीक है, लॉ इज एन sorry, law contains abstract rules and facts। बच्चों एब्स्ट्रैक्ट लॉ के अंदर क्या होता है, अपने अपन से लेना देना, मतलब लॉ के अंदर क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट रूल्स, अलग अलग टाइप के बहुत सारे रूल्स होते हैं और सिचुएशंस होती हैं। ठीक है, सिचुएशन मतलब अगर उस व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को पॉइजन दिया है, ये फैक्ट है ना। तो लॉ के अंदर भी क्या होती है, लॉ के अंदर अलग अलग क्या होते हैं, रूल्स होते हैं और अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। तो उस सिचुएशन के हिसाब से अगर आपने उस टाइम पे काम किया है, जैसे आईपीसी में लिखा है कि जहर देके मार दिया, ठीक है, ये एक सिचुएशन है, और मैंने किसी को जहर देके मार दिया, तो आईपीसी मेरे ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि मैंने आईपीसी में जो सिचुएशन लिखी थी मैंने वही किया ना। The law contains abstract rules and facts on the basis of which law gives। कई बच्चे ना मुझे बुरा बोल रहे होंगे, यार ये सर लिखवाते क्यों हैं? मैं हमेशा लिखवाता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि एक अच्छे कंपनी सेक्रेटरी को लिखना आना चाहिए। तुम लोग सीएसईटी में हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लिखना ही है अपने को आगे, भले अभी आप एमसीक्यू में देंगे और लिख के देखो तुम्हारे दिमाग में चीजें बैठ जाती हैं। On the basis of which law gives rights and obligations to the parties। ठीक है, चलिए now let's see what is question of law। कानून से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो सालमन जी ने बताए हैं। सो एज पर सैलमन, सैलमन एक बहुत बड़े लॉ के ज्ञानी हैं। द क्वेश्चन ऑफ लॉ, स्कॉलर है बेसिकली लॉ के। द क्वेश्चन ऑफ लॉ is used in 3 different thoughts। और सिचुएशंस। तो सैलमन के हिसाब से ये जो शब्द हैं, कौन से शब्द हैं, क्वेश्चंस ऑफ लॉ, ये जो वर्ड है क्वेश्चंस ऑफ लॉ, इनको 3 अलग अलग परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जाता है। कौन से शब्द को, क्वेश्चन ऑफ लॉ वर्ड को। कौन कौन सी वो परिस्थितियां हैं? पहला, the questions that are answered by law। ठीक है, लॉ के प्रोविजंस को पढ़ के अपने को जिस चीज का, जिस परिस्थिति का या जिस पर्टिकुलर चीज का आंसर मिल जाए, वो क्या है, दैट इज कॉल्ड एज क्वेश्चन ऑफ लॉ। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल श्याम ने या सिद्धार्थ पिठानी ने गला दबा के सुशांत सिंह का मर्डर किया है, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो क्या होगा, ये फैक्ट है ना, ये तो फैक्ट ही है ना, लेकिन ये फैक्ट कहां पे लिखा है, एज इट इज लॉ में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हत्या करे तो उसे ये सजा मिलनी चाहिए। तो उसने मर्डर किया, दिस इज अ फैक्ट, बट इस मर्डर के अगेंस्ट सजा कहां पे लिखी है, इंडियन पीनल कोड में लिखी है। तो ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट था जिसका आंसर किसने दिया, लॉ ने दिया, तो इट बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो ऐसी परिस्थितियां जिनका समाधान कहां से मिल जाए, ऐसी सिचुएशन जिसका समाधान कहां से मिल जाए, कानून से मिल जाए, उनको हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ, ये दो चीजें किसी भी कानून में डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो बच्चे इसका मतलब हो जाएगा द क्वेश्चंस। अच्छा, ये हम आंसर करेंगे या कोर्ट आंसर करेगा, ये कोर्ट आंसर करता है। द क्वेश्चंस
that the court has to answer after listening all the facts as per the provisions of law. ठीक है, तो सारे फैक्ट्स को सुनने के बाद कहीं पे कोर्ट कुछ फैसला सुनाता है। कोर्ट बोलता है कि हाँ भाई सिद्धार्थ, मतलब कोर्ट ने बोल दिया कि यस सिद्धार्थ ने क्या किया है, इसका सुशांत का गला दबा के मर्डर किया है और इसके लिए उसको 7 साल की सजा, जितने भी साल की सजा है। या फिर कोर्ट ये बोल दे कि हाँ भाई सब चीजों को सुनने के बाद वी थिंक सिद्धार्थ पिठानी इज गिल्टी ऑफ सुशांत सिंह मर्डर। क्या है ये? सेम चीज कहां पे लिखी जो कोर्ट बोल रहा है वो आईपीसी में भी लिखी है। तो ये सारे फैक्ट्स सुनने के बाद कोर्ट किस नतीजे पहुंच गया कि नहीं भाई इसने मर्डर किया। तो इट इज व्हाट, इट इज द, ये जो सिचुएशन है इसका आंसर कोर्ट ने दिया। कोर्ट ने बताया कि हाँ भाई इसने मर्डर किया है, तो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ व्हिच हैज बीन आंसर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ आईपीसी। और फिर कोर्ट बोलेगा कि सिद्धार्थ पिठानी को सजा मिलेगी। नाउ एग्जांपल, शुड सिद्धार्थ पिठानी be treated guilty of murder? ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है। उसके बाद whether the agreement made by the minor, ठीक है, by the minor is void ab initio। तो अपने को पता है ये एक फैक्ट है। इसका आंसर कहां पे दिया हुआ है? इसका आंसर दिया हुआ है लॉ में। ठीक है, शुड सिद्धार्थ पिठानी बी ट्रीटेड गिल्टी ऑफ मर्डर, ये कोर्ट डिसाइड करेगा आईपीसी के हिसाब से। और कुछ एग्जांपल, वेदर 21 days notice was given for जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये सेक्शन 110 कंपनीज एक्ट का है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यहाँ पर सोल्यूशन आ जाएगा और यहाँ पे आईपीसी में इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये कुछ क्या पहला जो थॉट जो सैलमन ने कहा था कि ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर लॉ से मिल जाता है, ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर कहां से मिल जाता है? लॉ से मिल जाता है। तो सिद्धार्थ पिठानी के खिलाफ अगर 4-5 सबूत आ गए तो सीधे कोर्ट बोल देता कि ये सिद्धार्थ पिठानी शुड बी ट्रीटेड एज गिल्टी फॉर मर्डर। तो जिन क्वेश्चंस का आंसर लॉ से आता है उसको भी अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं क्वेश्चंस ऑफ लॉ। दूसरा 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 है द क्वेश्चंस दैट आर आंसर्ड बाय इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। ऐसे सवाल जिनके जवाब कैसे मिल जाते हैं? लॉ को इंटरप्रीट करके। लॉ को मतलब कई बार जो है पार्टीज हो सकता है गलत इंटरप्रीट करती हैं लॉ को। तो ऐसे एक सवाल जिनके जवाब लॉ में छुपे होते हैं लेकिन लॉ को कोर्ट क्या करता है? कोर्ट लॉ को क्या करता है? इंटरप्रीट करता है। और कोर्ट बताता है कि हाँ भाई यहाँ पे ऐसा है। जैसे कि अभी आपको पता होगा हिंदू सक्सेशन एक्ट में कोर्ट ने रिसेंटली एक इंटरप्रिटेशन दिया कि बेटी भी माता पिता की प्रॉपर्टी में बराबर की हिस्सेदार है। ठीक है, अब अगर आप ये लॉ पढ़ते तो आपको मतलब लॉ पढ़ के ये समझ में नहीं आता कि बेटी की बात की जा रही है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि भाई वहां पे लिखा है चाइल्ड, वहां पे लिखा हुआ है चाइल्ड को हक है अपने माता पिता के प्रॉपर्टी में। तो कोर्ट ने क्या कहा कि बेटी भी चाइल्ड होती है, बेटा भी चाइल्ड होता है, तो बेटी को भी समान हक है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जिनके आंसर्स कहां से मिलते हैं? जिसके आंसर हमको कहां से मिलते हैं? लॉ से मिलते हैं। ठीक है, चलिए एक और मुझे याद आ रहा है, चलिए मैं आगे बताऊंगा। तो देखते हैं, व्हेन देयर इज सम कंफ्यूजन रिलेटिंग टू लॉ,
कंफ्यूजन रिलेटेड टू लॉ। जब कोई कंफ्यूजन है, इसका मतलब क्या हो गया? दैट मीन्स लॉ इज नॉट क्लियर। देन द जज makes an interpretation and settles the confusion. ठीक है, और जज ने एक बार वो कंफ्यूजन को सेटल कर दिया तो वो क्या बन जाता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब जज के डिसीजन के आधार पे जो फ्यूचर के डिसीजन है वो भी दिए जा सकते हैं। इट बिकम्स अ प्रेसिडेंट। नाउ एग्जाम्पल, recently the court interpreted a provision in Hindu Succession Act and said that daughters have equal right in पेरेंटल प्रॉपर्टी। डॉटर को बराबरी का हक है माता पिता की जायदाद में। ठीक है, तो ये क्या है? तो अब यहाँ पे कोर्ट ने क्या किया? यहाँ पे वकील लोग बोल रहे होंगे नहीं, हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से सिर्फ बेटे को, बड़े बेटे को राइट है या बेटों के बीच में प्रॉपर्टी डिवाइड होनी चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, तुम लोग लॉ गलत समझ रहे हो। जो वर्ड चाइल्ड यूज किया गया है या जो वर्ड जो भी फर्स्ट सन या फर्स्ट चाइल्ड यूज किया गया है, दैट ऑल्सो इंक्लूड्स डॉटर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर कोर्ट देता है लॉ को क्या करके? इंटरप्रीट करके, उनको भी क्वेश्चन ऑफ लॉ कहा जाता है। तीसरा, द क्वेश्चंस that are answered by judges in any case। ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर जज देता है, मतलब जज के पास पावर है कि जज बोल दे कि नहीं भाई इस केस में ऐसा ही होगा, मुझे लगता है ये गलत है, मुझे लगता है ये गलत है, ऐसा किसने कहा? जजेस ने कह दिया। तो क्या बन गया? दैट बिकम्स अ लॉ। दैट बिकम्स अ लॉ। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट आपके हर जगह पे आधार कार्ड का नंबर मांग रही थी, याद है आपको? हर जगह पे आधार को इससे लिंक करो, आधार को प्रॉपर्टी से लिंक करो, आधार से। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे बोल दिया कि हाँ भाई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके ऊपर कोई लॉ नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे बोल दिया कि देखो तुम हर जगह, सेंट्रल गवर्नमेंट हर जगह क्या नहीं कर सकती? आधार मांग नहीं सकती। एक प्रकार से ये लोगों की प्राइवेसी से छेड़छाड़ है। ठीक है, तो अब मतलब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली बोल दिया कि ये लोगों की प्राइवेसी से छेड़छाड़ कर रही है। कौन कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। इट इज अगेंस्ट आर्टिकल, इट इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब इसके ऊपर कोई लॉ नहीं था। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट को कोई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब वो आधार कार्ड वाला लॉ बनाया था, यूडीआई यूआईडीआई कुछ लॉ बनाया था, तो उस लॉ में सुप्रीम कोर्ट के पास कोई पावर नहीं थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई पावर ना होते हुए भी डायरेक्टली बोल दिया कि नहीं भाई, आधार कार्ड में तुम हर जगह हर चीज से आधार कार्ड को लिंक नहीं करवा सकते, ये लोगों की प्राइवेसी खराब कर रहे हो तुम। तो यहां पे कोई लॉ नहीं था, लेकिन कोर्ट ने क्या किया? डायरेक्टली अपने डिस्क्रिशनरी पावर का यूज किया। क्या बोलते हैं इसको? जुडिशियल डिस्क्रिशन। कोर्ट के पास पावर है, कोर्ट ने उस पावर को यूज किया और बोल दिया कि तुम गलत कर रहे हो। ठीक है, ये भी क्या है? इसको भी बोलते हैं क्वेश्चंस ऑफ लॉ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑल द क्वेश्चंस that are answered by judges in any case। ठीक है,
the questions that are answered by jury are not questions of law। ठीक है, अगर आपने रुस्तम मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा ज्यूरी क्या होता है। जज मैं हूं, पहले इंडिया में ज्यूरी सिस्टम चलता था जब ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे, ब्रिटेन में मेरे ख्याल से आज भी ज्यूरी सिस्टम चलता है शायद, मुझे आइडिया नहीं है। तो जब अपने को ये छोड़ के गए, ब्रिटिशर्स छोड़ के गए, तो अपने यहाँ पे ज्यूरी सिस्टम चलता था। ज्यूरी सिस्टम मतलब कुछ एक्सपर्ट्स होते थे, वो बैठते थे, वो केस सुनते थे और जज को गाइड करते थे, फिर उसके आधार पे जज फैसला सुनाता था। तो ज्यूरी जो चीजें बोलते थे, ज्यूरी जिन क्वेश्चंस का आंसर करते थे, दैट वाज नॉट दैट उनके आंसर जो क्वेश्चन, उनके आंसर जो थे ज्यूरीज के, वो क्वेश्चन ऑफ लॉ का आंसर नहीं था। जजेस किसी केस में अपनी ताकत से कोई फैसला लेते हैं, उसको हम कहते हैं क्वेश्चंस ऑफ लॉ। इज दैट क्लियर? तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट के साथ। कुछ तो गड़बड़ किया है मैंने। अच्छा बच्चों, यहाँ पे जुडिशियल डिस्क्रिप्शन वगैरह हटा दीजिए। नहीं चलिए ठीक है, अपन आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला जो डिस्कशन मेरा आपके साथ है, दैट इज ऑन क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट। चलिए नाउ, the words question of facts is used in two different senses। ठीक है, ये भी जो है सैलमन के हिसाब से है। ठीक है, पहला है वाइडर सेंस। तो वाइडर सेंस में क्या बोलते हैं सैलमन? एज पर सैलमन, all questions which are not the questions of law are the questions of fact। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस ऑफ लॉ नहीं है, वो सारे क्वेश्चन क्या हैं? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हैं। हत्या जिस दिन सुशांत सिंह ने सुसाइड किया, उस दिन रात को 10 बजे उसके घर की लाइट्स क्यों बंद हो गई थी? रिया का क्या कनेक्शन था? रिया के भाई का, शौमिक का क्या कनेक्शन था? जो भी चीजें जहां पे भी लॉ इन्वॉल्व नहीं, लॉ बेसिकली कब इन्वॉल्व होता है कि जब कोई कोर्ट बोल देता है कि हाँ भाई ऐसा है, तब वो लॉ इन्वॉल्व होता है। लेकिन कोर्ट के सामने जो जो फैक्ट्स रखे जाते हैं, कोर्ट के सामने जो जो फैक्ट रखे जाते हैं जिनका लॉ से कोई लेना देना नहीं है, उनको हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, सो रिया का क्या कनेक्शन था, रिया ने हार्ड डिस्क के डेटा को डिलीट क्यों करवाया, ये सारी चीजें क्या है? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स means the questions that are not mentioned in law apart from questions of law, मतलब क्वेश्चन ऑफ लॉ के अलावा the questions that are to be answered by jury and not जजेस। करेक्ट है ना? क्योंकि जज तो कुछ बोलेगा तो शायद, क्योंकि जज अगर सारी चीजों को सुनने के बाद कुछ बोलता है तो उसकी जज जो बोलता है उसको हम क्या मान सकते हैं? क्वेश्चन ऑफ लॉ मान सकते हैं। ठीक है, सो ज्यूरीज जो बोलते हैं, ज्यूरीज जो गाइड करते हैं जज को,
ठीक है, जूरीज बोलते हैं कि भाई रुस्तम ने जहर दिया नहीं दिया, जो भी था, रुस्तम ने मारा नहीं मारा, किसी भी इंसान ने मारा नहीं मारा, जूरीज जो है गाइड कर रहे हैं जज को, उसको हम बोल सकते हैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, दूसरे जो है सेलमन क्या बोलते हैं, दूसरा सेंस क्या है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का, दूसरा सेंस क्या है, दूसरा है नैरो सेंस में क्वेश्चन ऑफ लॉ को भी, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को भी समझ सकते हैं। तो नैरो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को हम दो सेंस में समझ सकते हैं। वाइड सेंस काफी आसान था, जो भी क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, ऐसी जितनी भी सर्कमस्टेंसेस, ऐसे जितने भी फैक्ट जिनका उल्लेख लॉ में नहीं किया गया है, वो सब क्या है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, मैं ऐसा कह सकता हूं कि हर एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ही होता है। उस चीज का जिक्र, उस चीज का आंसर, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट वाले चीज का आंसर अगर जज दे देता है, तो उसको हम क्वेश्चन ऑफ लॉ मान सकते हैं। ठीक है, चलो नैरो सेंस देखते हैं। द क्वेश्चंस that are not related to judicial discretion, मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ऐसे क्वेश्चन जो जुडिशियल डिस्क्रिशन से रिलेटेड है, जहां पे जज अपनी इच्छा से, यहाँ पे अच्छा इस लॉ में इस चीज के लिए क्वेश्चन लिखा है, जज ने बोला कि नहीं भाई तुम जो कर रहे हो वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गलत है, जज ने जो डिसाइड किया दैट इज क्वेश्चन ऑफ लॉ। ठीक है, सारे फैक्ट को सुनने के बाद जज बोलता है कि सिद्धार्थ पिठानी ने मर्डर किया है और उसको सजा मिलेगी। ठीक है, या फिर जज अगर मतलब जज जो भी बोले, क्या सिद्धार्थ पिठानी को आईपीसी के अंदर पनिशमेंट मिलनी चाहिए मर्डर की, जज बोलता है हाँ मिलनी चाहिए, तो क्वेश्चन ऑफ लॉ का आंसर किया। तो जज की डिस्क्रिप्शन, जज अपनी इच्छा से जो बोलता है दैट इज, जिस चीज का आंसर करता है दैट इज क्वेश्चन ऑफ लॉ का आंसर। तो जो जुडिशियल डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड चीजें नहीं है, वो क्या है, वो है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ठीक है, नाउ अब आप मुझसे पूछेंगे जुडिशियल डिस्क्रिप्शन क्या है। जुडिशियल डिस्क्रिप्शन refers to the power of judges to decide any case as per the rule of law, ये तो हो गया law, and it also includes, तो लॉ के हिसाब से कोर्ट ने कुछ डिसाइड किया कि हाँ भाई सिचुएशन में ऐसा होना चाहिए, ये हो गया ये हो गया जुडिशियल डिस्क्रिप्शन एज पर लॉ। अब नाउ इट ऑल्सो इंक्लूड्स द पावर ऑफ जजेस to pass any judgment in any case without referring to law. So अगर कोई लॉ नहीं है, अगर किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर कोई लॉ नहीं है, सुशांत केस में क्या सीबीआई को इन्वॉल्व करना चाहिए? ठीक है, मान लीजिए कोई किसी लॉ में नहीं लिखा है कि महाराष्ट्र और बिहार अगर दो स्टेट्स के बीच में झगड़ा है तो केस सीबीआई के पास जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कुछ भी नहीं लिखा है, किसी लॉ में कुछ नहीं लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद से कहा कि हाँ भाई सीबीआई जानी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्या किया, अपनी पावर का यूज किया। तो सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया कि हाँ भाई सीबीआई केस जाना चाहिए या सीबीआई को जाना चाहिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट ने जो किया उसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ। किसी लॉ में जिक्र नहीं है, फिर भी जज ने कोई डिसीजन दे दिया, किसी लॉ में जिक्र है, जज ने डिसीजन दे दिया, तो जज जो भी आंसर करता है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ है। ठीक है, जज को जो चीजें बताई जाती हैं वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होते हैं। ठीक है, मतलब क्या उस फैक्ट को कंसीडर करना है नहीं करना है, और फैक्ट को हम एविडेंसेस के थ्रू प्रूव करते हैं। चलिए बच्चों, सर थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, चलिए अब कुछ नहीं, एक जनरल डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट is generally answered on the basis of facts.
and evidences in relation to a case. ठीक है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो है वो परिस्थितियों के आधार पे उनका आंसर मिल जाता है, परिस्थितियों के आधार पे। ठीक है, तो क्या रिया इन्वॉल्व है केस में, ये हो सकता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। तो अब इस फैक्ट को कैसे साबित किया जा रहा है कि रिया रिया ने सुशांत को कुछ दवाइयां दी थी। ठीक है, तो ये एविडेंस है, दवाइयां दी थी, ये जहर दिया था, रिया ने सुशांत को जो दवाइयां दी थी उनमें जहर शामिल था। सो ये चीज बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, तो रिया ने सुशांत को मारा है, ये फैक्ट है। ठीक है, अब ये सॉल्व होने के बाद लॉ आ जाएगा कि सजा क्या मिलेगी, क्वेश्चन ऑफ लॉ आ जाएगा। रिया ने सुशांत को मारा है, एक प्रकार का क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। एविडेंसेस होंगे, सबूत मिल गए, तो फिर ये हो जाएगा क्वेश्चन ऑफ लॉ की भाई रिया ने उसको मारा, तो अब सजा क्या होगी। चलिए, क्वेश्चन ऑफ लॉ इज आंसर्ड बाय applying legal provision or principles और इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो अगर आप लॉ को इंटरप्रीट कर लें, लॉ को अच्छे से समझ लें, सारे फैक्ट्स को अच्छे से देख लें, उसके बाद जज जो भी बताता है, दैट इज क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब एक एग्जांपल देखते हैं, चलिए फैक्ट देखते हैं, एग्जांपल है। डिड रिया गिव पॉइजन टू सुशांत, ये है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। नाउ क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है, वेदर रिया कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर मर्डर, क्या रिया को मर्डर की सजा मिल सकती है एज पर आईपीसी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। ओके, या फिर ऊपर आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, शुड सिद्धार्थ पिठानी बी ट्रीटेड गिल्टी ऑफ द मर्डर। ये मैंने कहा था कि सारे एविडेंसेस के बाद, आईपीसी सारे एविडेंसेस सुनने के बाद कोर्ट को डिसाइड करना है, आईपीसी अप्लाई करके सारे फैक्ट्स को देखने के बाद, तो ये भी क्वेश्चन ऑफ लॉ ही है। ठीक है, लेकिन रिया ने पॉइजन दिया था, ये किसी लॉ में इसका जिक्र नहीं है। ठीक है, तो ये एविडेंसेस से प्रूफ होगा और उसके बाद क्वेश्चन ऑफ लॉ कि क्या उसको मर्डर की सजा मिलनी चाहिए, तो ये चीज ध्यान में रखिए। ठीक है, तो आई बिलीव आपको क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ क्लियर है। एक सेंचुरी टेक्सटाइल वर्सेस चुन्नीलाल शाह, ऐसा कि कोई केस है जहां पे ये बताएं कि क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन जहां पे पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर नहीं मिल रहा है उसको क्वेश्चन ऑफ लॉ बोला जाता है। हालांकि अब तो उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हमको सैलमन के हिसाब से सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, अब मैं अगला आपके पास चलता हूं। तो ये तो इसके मतलब ये मेरा लीगल एप्टीट्यूड का कंसेप्ट का वो खत्म हो गया। नाउ आई विल मूव टू बिजनेस एनवायरनमेंट। सो लेट्स सी बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या अपडेट्स आई हैं। चलिए, तो बिजनेस एनवायरनमेंट की जो अपडेट्स हैं उसमें सबसे पहले इंडियन स्टार्टअप सिनेरियो। सायोनारा सायोनारा, सिनारियो क्या है सायोनारा। चलिए बच्चों, पॉइंट नंबर 1, इंडिया इज गेनिंग पॉपुलैरिटी एज अ स्टार्टअप हब। ठीक है, some startups like
पेटीएम, फोन पे, अन अकेडमी, बायजूस, स्विगी, जोमैटो। अभी तो ये बहुत बड़ी कंपनी बन गए, बट दे वर स्टार्टअप एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। जोमैटो आर कन्वेंशनल एप्स दैट वी रेगुलरली यूज। कन्वेंशनल मतलब चलते हैं, मतलब रोज यूज की चीजें। सम अनकन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल मतलब सबके काम के नहीं है बट फिर भी चल रहे हैं। एप्स लाइक माई पेट्रोल पंप, पैसा बाजार, पॉलिसी बाजार, मनी कंट्रोल आर ऑल्सो पॉपुलर, ठीक है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका and Delhi are top 3 performing states in terms of startup. स्टार्टअप सबसे ज्यादा यहीं पे बनी है। 27,084 स्टार्टअप्स वर रिकॉग्नाइज्ड, गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है। अक्रॉस 551 districts on January 8, 2020. सो जनवरी 2020 तक भारत में टोटल 27,084 स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया। मतलब ये स्टार्टअप्स एक्टिवली 8 जनवरी तक थी हमारे देश में, ठीक है। और टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट में? 551 डिस्ट्रिक्ट्स में। अब आउट ऑफ विच 55% वर फ्रॉम tier 1 cities and 45% from tier 2 and tier 3 cities. तो टोटल जनवरी 8 2020 तक तो इतनी स्टार्टअप थी हमारे देश में, और इसमें से 55% जो थी टीयर 1 सिटीज। टीयर 1 सिटीज मतलब मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, पुणे, बैंगलोर, ये टीयर 1 सिटीज हो गई। टीयर 2 में थोड़ी सी जयपुर, रायपुर, रांची, नागपुर, ये टीयर 2 सिटीज हो गई। फिर टीयर 3 हो गई अमृतसर, भटिंडा, और जो थोड़ी सी कम पॉपुलर है ये टीयर से सिलीगुड़ी, ये सब टीयर 3 सिटीज से, ठीक है। नाउ अब इनमें सबसे ज्यादा स्टार्टअप कौन सी बनी है? 27,000 में से कौन सी स्टार्टअप सबसे ज्यादा बनी है? आईटी स्टार्टअप्स वर 13.9%। मतलब 27,084 स्टार्टअप्स में से 13.9 मतलब लगभग 14% जो स्टार्टअप बनी थी वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थी, ठीक है। हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेस कितना परसेंट था? 8.3% स्टार्टअप्स थी। उसके बाद एजुकेशन में 7% स्टार्टअप्स थी। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी वगैरह, विंड मिल वगैरह से रिलेटेड स्टार्टअप कितनी थी? 2.8%, ठीक है। तो ये अलग अलग स्टार्टअप्स थी। और सबसे अच्छी बात 43% स्टार्टअप्स हैव एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर। मतलब इतनी स्टार्टअप का 43% स्टार्टअप में क्या थी? कम से कम एक फीमेल थी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सदस्य थी।
चलिए, द बिलो मेंशन factors may be considered for एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है तेजी से ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप। मतलब इंडिया में अगर ये सारे फैक्टर रहे तो स्टार्टअप्स और तेजी से आएंगे। कौन कौन से फैक्टर हैं? सबसे पहला क्या चाहिए अपने? अभी भी हमें स्मार्टफोन पेनिट्रेशन करना है। पेनिट्रेशन मतलब पहुंचना है। अभी भी इंडिया में स्मार्टफोन इंडियन ब्रांड, कोई इंडिजीनियस ब्रांड, लोकल ब्रांड कोई नहीं है ना। लावा ही है बस, और कोई तो ब्रांड है नहीं। तो स्मार्टफोन्स के सेक्टर में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद हमें इंक्रीजिंग डोमेस्टिक मार्केट, मतलब देखिए एक्सपोर्ट मार्केट तो बढ़ाना ही है, बट हमें डोमेस्टिक मार्केट को भी अच्छा करना है। मतलब इंडिया में भी हमें कोशिश करनी कि लोग ज्यादा कंज्यूम करें। स्टार्टअप कंड्यूसिव, कंड्यूसिव का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली, सपोर्टिंग एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। ठीक है। उसके बाद गिविंग टैलेंट पूल, सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि भारत में और अच्छा टैलेंट आए और अच्छे टैलेंटेड लोग आए। ड्यू टू आईटी बूम इन 2000, सो सन 2000 से जो आईटी बूम हुआ है, उस आई मतलब 2000 में चालू हो गया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बूम। इन्फोसिस वगैरह जब लोगों ने अच्छा किया था तो आईटी कंपनीज बहुत बनी थी। तो तब से जो टैलेंटेड लोगों की जरूरत है, तो सरकार को कोशिश करनी चाहिए और अच्छे टैलेंटेड लोगों का समूह हमारे देश में आए, हमारी जो जनरेशन है वो ज्यादा टैलेंटेड बने। और उसका गुड फंडिंग, credits to incubators, angel funds, etc. should be available. इंक्यूबेटर कौन है पता है ना आपको? एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, ये ऑलरेडी रिच होता है, ऑलरेडी पैसे वाला होता है, और इसको बहुत सारे नए नए बिजनेस का एक्सपीरियंस होता है। तो ये अपने आप को क्या करता है? स्टार्टअप से जोड़ता है, और किसी भी स्टार्टअप में ये को आगे लेके जाने का काम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट के जो फाउंडर है विनी बंसल, विनी बंसल एक इंक्यूबेटर है। विनी बंसल ने फ्लिपकार्ट बनाया, उसको बहुत आगे ले गए और उसके फ्लिपकार्ट को बेच दिया। बेच के उनके पास 40,000 करोड़ रुपए आया, या जितना भी आया। अब विनी बंसल के पास सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि विनी बंसल जैसे लोगों के पास बहुत सारा पैसा हो। क्यों? क्योंकि विनी बंसल जैसे लोगों ने साबित करके दिखाया है कि ये किसी भी स्टार्टअप से जुड़ेंगे और उसको आगे भी लेके जाएंगे। तो इनक्यूबेटर्स को लोन मिलना चाहिए। एंजल फंड बेसिकली 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए तक का लोन आपको देते हैं एंजल फंड्स। बहुत पैसे वाले इन्वेस्टर्स होते हैं। तो ये सब लोग भी इंडिया में बहुत बढ़ने चाहिए, इनके पास पैसे होने चाहिए। ठीक है, चलिए, बिलो इज द फंडिंग चार्ट्स फॉर स्टार्टअप। चलिए देखते हैं फंडिंग कैसी हुई है स्टार्टअप्स को। 2015 से देखते हैं। 2018, 2019, 2020। 2015 में 754 ये डील्स हैं ईयर, और ये डील्स 948, 693। 2018 में यहाँ पे 97, कुछ तो गड़बड़ है। एट 64, सॉरी।
ओए कहाँ गया भाई? हाँ 864 इतनी डील्स हुई हैं 2020 में कंपैरेटिवली अभी तक कम हुई हैं पूरा साल से ज्यादा खत्म हो गया बट डील्स थोड़ी सी कम हुई है ठीक है चलिए नंबर ऑफ डील्स मतलब अच्छा ये डील्स किस चीज की हुई है इन इतनी फंडिंग मिली है ठीक है तो ये ध्यान में रखिएगा तो ये डील्स ये बेसिकली फंडिंग है इतनी इतनी फंडिंग की डील्स हुई हैं स्टार्टअप्स को इतना पैसा मिला है ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं परफॉर्मेंस ऑफ स्टार्टअप्स एंड इम्पैक्ट ऑफ कोरोना 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 चल देखते हैं 2019 was great for startups 2019 स्टार्टअप्स के लिए बेहतरीन था as per research firm Traction in 2019 इंडिया में स्टार्टअप्स रेज्ड कितना पैसा अरेंज किया स्टार्टअप्स ने कितना फंडिंग लिया इन्वेस्टर से 14.5 बिलियन यूएसडी ठीक है अगेंस्ट 10.6 बिलियन यूएसडी इन 2018 सो 2018 में भारतीय स्टार्टअप्स ने 10.6 बिलियन यूएसडी मतलब लगभग 70,000 करोड़ रुपीस 2018 में अरेंज किए थे 2019 में लगभग 10 लाख करोड़ रुपए 2019 में इंडियन स्टार्टअप्स ने क्या किया था इन्वेस्टर से अपनी कंपनी में निवेश करवाया था ठीक है एक्सपेक्टेशन 2020 से लग रहा था कि हम लोग पूरा रिकॉर्ड तोड़ देंगे फ्रॉम 2020 was higher but due to corona go corona due to corona the plans got affected sorry कोरोना के चलते बहुत ज्यादा क्या हो गया नुकसान हो गया ठीक है नाउ व्हाट इज इंपैक्ट ऑफ कोरोना कोरोना का इंपैक्ट क्या हुआ सबसे बड़ी बात तो निवेशकों के पास लिक्विडिटी प्रॉब्लम हुई दूसरा जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे ना उन लोगों ने बेसिकली डील्स करना बंद ही कर दिया हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल मतलब बहुत पैसे वाले लोग स्टॉप्ड फंडिंग डील्स फंडिंग की जो डील्स उन्होंने रोक दी और पूरे वर्ल्ड के जो इन्वेस्टर्स थे इन्वेस्टर्स बिकमिंग मोर कॉशियस पूरे वर्ल्ड के जो इन्वेस्टर्स थे अब वो बहुत सावधान हो गए ठीक है चलिए इंडियाज ओवरऑल सिनारियो लुक्स ग्रिम ग्रिम मतलब मंदी इंडिया का भी सिनारियो थोड़ा सा मंद लगता है चमकीला नहीं है ना मार्च में देखते हैं मार्च इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं मार्च में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है हमारे देश में पहला पॉइंट फंडिंग इन मार्च ड्रॉप बाय 50% मार्च 2020 हाँ अगेंस्ट
Feb 2020 as per the data given by research firm वेंचर इंटेलिजेंस। ठीक है, तो मतलब फरवरी 2020 में जितने का इन्वेस्टमेंट हुआ था उससे आधा इन्वेस्टमेंट हुआ मार्च 2020 में। नाउ इन मार्च 2020 इंडियन स्टार्टअप्स raised 354 million US dollar through 34 deals. However, in Feb 2020 मतलब इसी एक महीने पहले ही 46 deals were done for 714 million dollar। तो बच्चों समझिए, मार्च 2020 में सिर्फ कितनी डील्स हुई? 34 डील्स हुई और उसके थ्रू इंडियन कंपनीज ने कितना अरेंज किया? 354 मिलियन डॉलर। फरवरी में बच्चों सिर्फ फरवरी में 46 डील हुई थी 714 मिलियन डॉलर की। मतलब हमको लग रहा था कि मार्च बहुत अच्छा होगा, अप्रैल और अच्छा होगा। कोरोना कोरोना की वजह से कोरोना कोरोना हो गया, इन्वेस्टर ने बोल दिया कोरोना कोरोना। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020, फर्स्ट क्वार्टर क्या हो गया 2020 का? जैन फेब मार्च 2020, ये पहला 3 महीना हो गया ना, पहला ट्राइमेस्टर हो गया। क्या हुआ था भाई? टोटल 126 डील्स। सर ऊपर तो आपने 97 डील्स पढ़ाया, यहाँ पे तो बता रहे हैं कि 120 डील्स हुई। वो जो डेटा है वो कुछ फरवरी तक का था या जनवरी तक का था। ठीक है, तो टोटल 126 डील्स हुई थी। were done for 1.74 बिलियन यूएस डॉलर। तो जनवरी फरवरी मार्च तीनों के इन्वेस्टमेंट को मिला दें पहले क्वार्टर में, तो इतना हम लोग इंडियन कंपनीज ने अरेंज किया, इंडियन स्टार्टअप्स ने अरेंज किया। हाउएवर, अच्छा, डिक्लाइन बाय 22% ईयर ऑन ईयर बेसिस। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जनवरी फरवरी मार्च 2019 में जितना हुआ था उससे 22% कम हुआ है यहां पे जनवरी फरवरी मार्च 2020 में। ठीक है, सो कोरोना पेंडेमिक महामारी इज अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट। बाहर से पैसा नहीं आ रहा है। मिस्टर मोदी सेज, हमारे माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं, इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम, हमारे यहाँ पे जो स्टार्टअप का वातावरण है, जितने लोग भी स्टार्टअप के काम में इन्वॉल्व है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, स्टार्टअप कंपनीज हो, सप्लायर्स हो, ये पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं ना। सो इंडियन स्टार्टअप का जो वातावरण है, इंडियन स्टार्टअप के वातावरण में सब आते हैं ना, स्टार्टअप से रिलेटेड सारे लोग, इज थर्ड लार्जेस्ट in world due to ease of doing business policy of government। और आप सबको पता है गवर्नमेंट प्लान्स टू मेक 5 ट्रिलियन जीडीपी, मोदी जी हमेशा बोलते हैं जीडीपी बाय 2024। ठीक है, सो ये सारी अपडेट्स थी। ठीक है, तो ये सारे अपडेट्स हो गए बच्चों, ये करंट अफेयर्स के अपडेट्स ऑफ आंसर विल बी कवरिंग
उसके बाद ये कुछ बहुत सिंपल से एमसीक्यूज हैं, ये आप देख सकते हैं। फिर लीगल एप्टीट्यूड के कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये भी आप देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है बच्चों, इससे 10 टाइम्स डिफिकल्ट क्वेश्चंस अपन सॉल्व करते हैं। फिर इकोनॉमिक्स और बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ क्वेश्चंस हैं। फिर करंट अफेयर्स के कुछ उन्होंने नए सैंपल क्वेश्चंस निकाले हैं। ये वाइवा वॉइस बेसिकली जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट था, तो ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। हालांकि वाइवा वॉइस उन्होंने कहा है कि जनवरी में नहीं आएगा, बट वो बता रहे हैं आपको कि किस तरह के क्वेश्चन अगर हमने पूछे तो पूछ सकते हैं हम। तो बेसिकली इंग्लिश जैसे ही है ये, तो ये भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये अच्छे से कर लीजिएगा, इंग्लिश का ही पार्ट हो जाएगा बेटा ये वाइवा वॉइस जो है। ठीक है, तो प्लीज, और नवंबर के लिए तो काफी अच्छी चीजें हैं, तो मैं चाहता हूँ अगस्त के एग्जाम में भी यहाँ से पूछा जा सकता है, तो अच्छे से आप इसको पढ़ें बच्चों। ठीक है, नई भी कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपके साथ में सबसे पहले आऊंगा बच्चों। लव यू सो मच, थैंक यू।